एक ऐसा चोर जो एफबीआई के लिए भी सिरदर्द था। हेनरी फोर्ड को एक दिन एक अजीब सा खत मिला। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन V8 इंजन बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कार इतनी तेज है कि पुलिस और एफबीआई भी मुझे पकड़ नहीं पाती। बाय बाय जॉन डिलिंजर। ये वही जॉन डिलिंजर था जिसे एफबीआई ने पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित किया था। ये टाइटल किसी मामूली चोर को नहीं मिलता, इतना खास कि बाद में इस लिस्ट में ओसामा बिन लादेन का नाम भी जोड़ा गया। आपको याद है कोल्टन हैरिस मूर, वो 16 साल का लड़का जिसने हवाई जहाज चुराए, कई देशों में वारदातें की और एफबीआई 3 साल तक उसे नहीं पकड़ पाई। लेकिन जॉन डिलिंजर उसके सामने कुछ भी नहीं था। जहां कोल्टन के हजारों फैंस थे, वहां डिलिंजर के करोड़ों दीवाने थे। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. डिलिंजर कोई आम चोर नहीं था, वो लोगों की नजरों में रॉबिन हुड बन गया था। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा था, लेकिन लोगों के दिलों में बस गया था। जब उसकी मौत हुई तो उसकी लाश देखने के लिए हजारों लोग जमा हो गए। शायद इसलिए क्योंकि वो एक क्रिमिनल कम और लीजेंड ज्यादा बन चुका था। एक स्टार की मौत जब जॉन डिलिंजर मारा गया तो लोग उसकी खून से सनी लाश पर टूट पड़े। भीड़ इतनी पागल हो गई कि कुछ लोग उसकी लाश पर लेट गए, कुछ ने अपने हाथ उसके खून में डुबो दिए। किसी ने अपनी टी शर्ट उतारी और डिलिंजर के खून से उसे भिगो दिया, जैसे वो खून कोई तावीज हो, कोई निशानी जिसे वो जिंदगी भर अपने पास रखना चाहते थे। ऐसी दीवानगी सिर्फ एक चोर के लिए नहीं, बल्कि चोरों के बादशाह के लिए थी, जॉन डिलिंजर। तो आइए शुरुआत से करते हैं। फेम का खेल और क्रिमिनल सेलिब्रिटीज। आज 21वीं सदी में हर कोई फेमस होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसके नाम से उसे पहचानें, और उससे भी ज्यादा लोग चाहते हैं फैंस, ऐसे लोग जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरें। लेकिन फेम की इस दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा चमकते हैं वो होते हैं जिनमें एटीट्यूड होता है, जो भीड़ से अलग नजर आते हैं। यही वजह है कि 1930 के दशक के अमेरिका में लोग किसी फिल्म स्टार के नहीं, बल्कि फेमस क्रिमिनल्स के पीछे पागल थे। डिलिंजर, रॉबिन हुड या शैतान। डिलिंजर जैसे क्रिमिनल्स दिनदहाड़े बैंकों में डकैती डालते थे, और मजे की बात ये कि आम जनता उनमें हीरो देखती थी। एफबीआई ने ऐसे लोगों को पब्लिक एनिमी का टैग दे रखा था, लेकिन जनता उन्हें क्रिमिनल सेलिब्रिटीज कहती थी। ये सिलसिला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। भारत की क्रिमिनल सेलिब्रिटीज, हमारे यहाँ भारत में भी कुछ ऐसे ही क्रिमिनल सेलिब्रिटी हुए हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और फूलन देवी। इनकी डेयरिंग, इनकी हिम्मत और उनकी कहानियां लोगों को इतनी भाई कि कुछ आम लोग इन्हें अपना आइडियल मानने लगे। तो सवाल ये है, जब कोई इंसान कानून तोड़ता है लेकिन फिर भी लाखों दिलों में बस जाता है, तो वो अपराधी होता है या आइकॉन? पब्लिक एनिमी नंबर 1 जॉन डिलिंजर की कहानी। चाहे फैंस खुद क्राइम की राह पर न चलते हों, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोग ऐसे क्रिमिनल्स के पीछे पागल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही अमेरिका में 1930 के दौर में देखने को मिला, जब कई क्रिमिनल सेलिब्रिटी बन गए। उदाहरण के लिए बॉनी और क्लाइड, प्रिटी बॉय फ्लॉयड, मशीन गन केली और भी कई नाम हैं जो बदनामी की दुनिया में बहुत मशहूर हो गए। लेकिन इस शोहरत की कीमत उन्हें गोलियों से चुकानी पड़ी। कहते हैं कि अगर जिंदगी में शॉर्टकट मारोगे तो खाई में गिरने का खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन इन सारे क्रिमिनल्स में जो सबसे लेजेंडरी माना गया वो था जॉन डिलिंजर। वो उन 6 लोगों में से एक था जिन्हें एफबीआई ने पब्लिक एनिमी नंबर 1 की लिस्ट में डाला था, उसी लिस्ट में जिसमें बाद में ओसामा बिन लादेन का नाम भी शामिल हुआ। जॉन डिलिंजर एक अलग ही किस्म का इंसान था। मतलब इंसान तो था, लेकिन उसकी समझ और चालाकी बेहद शार्प थी। उसने बैंक लूटने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए बैंक लूटना सिर्फ पैसा चुराना नहीं था, ये एक परफेक्शन का खेल था। और आज भी कई चोर उसके तरीकों को फॉलो करते हैं। वो आदमी था जिसने सिर्फ एक ब्लेड से पुलिस वालों को चकमा देकर जेल से भाग निकला, जिसने गन पॉइंट पर पुलिस स्टेशन को लूट लिया, सिर्फ हथियारों के लिए। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जन तक हायर कर लिया था। जॉन डिलिंजर का जन्म 1903 में इंडियानापोलिस, अमेरिका में हुआ था। उसका पिता थोड़ा सख्त मिजाज और सख्ती पसंद था। जब डिलिंजर सिर्फ 3 साल का था, उसकी मां का देहांत हो गया। इसके बाद उसके पिता ने उसे उसकी बड़ी बहन के पास भेज दिया और खुद एक नई पत्नी घर ले आए। जब डिलिंजर वापस घर आया तो उसकी अपनी सौतेली मां से बिल्कुल नहीं बनी। वो उससे इतनी नफरत करता था कि गुस्से में कुछ भी कर सकता था, पर बच्चा था, कर नहीं पाया। उसे बचपन से ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने स्कूल भी छोड़ दिया, फिर जिंदगी को लेकर थोड़ा सीरियस हुआ और अपने पैशन को फॉलो करने लगा। उसके 2 ही पैशन थे, डकैतियां करना और शराब पीना।
नेवी में भागकर बचने की कोशिश। जब वो 19 साल का हुआ, उसने अमेरिकी नेवी ज्वाइन कर ली। वजह देशभक्ति नहीं थी, दरअसल उसने एक कार चुराई थी और पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ चुका था। नेवी ज्वाइन करने का मकसद था शहर से दूर रहना ताकि पकड़ा न जाए। कुछ समय तक वो एक शिप पर रहा और इस वजह से वो पुलिस से बचा रहा। लेकिन जैसा कि होना था, उसकी फितरत ही ऐसी थी। उसने वहां जॉन डिलिंजर ने उस समय नेवी से बचकर अपने टाउन वापसी तो कर ली थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी को सुधारने की कोशिश नहीं की। उसने एक 16 साल की लड़की बेरिल से शादी की और कई नौकरियों के लिए आवेदन भी दिया, मगर उसकी बदकिस्मती यह थी कि उसे कहीं काम नहीं मिला। आखिरकार उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उसे बस अपने ग्राहकों के पास जाकर पैसे इकट्ठा करने थे। लेकिन पुलिस को ये बिजनेस कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लगा। असल में पुलिस कह रही थी कि यह बिजनेस नहीं बल्कि डकैती थी, और वो भी हथियार दिखाकर, यानी एक इल्लीगल धंधा। पर यह धंधा इतना सफल हुआ कि डिलिंजर ने खुद को एक हॉलीडे पैकेज गिफ्ट कर दिया, और उस हॉलीडे की जगह थी हवालात। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, सिर्फ एक छोटी सी डकैती के लिए। पर अमेरिका की न्याय व्यवस्था को यह नहीं पता था कि अब वो एक ऐसी शख्सियत को जेल में डाल चुके हैं जो आगे चलकर पूरे सिस्टम के लिए सिरदर्द बनने वाला था। जेल की ट्रेंगन ग्राउंड। जेल में रहते हुए डिलिंजर ने कुछ कैदियों के साथ दोस्ती कर ली जो पेशेवर और स्किल्ड बैंक रॉबर थे। बस फिर क्या था, उसे बैंक लूटने की पूरी ट्रेनिंग मिल गई। जेल ने उसकी क्रिमिनल सोच को दबाने की बजाय और ज्यादा निखार दिया। 1933 में 10 साल की सजा काटने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन उस वक्त अमेरिका में महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, अपने चरम पर थी और हर कोई नौकरी के पीछे भाग रहा था। पर डिलिंजर को नौकरी नहीं चाहिए थी। उसके पास अब एक नई स्किल थी, और वो स्किल थी बैंक लूटना। अब उसका नया पार्टनर बना उसकी पसंदीदा गन, थॉम्पसन गन, जिसे आज पबजी जैसे गेम्स में भी देखा जाता है। जमानत पर छूटने के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसने अपना नया करियर शुरू किया। पहला बैंक लूटा और $10,000 लेकर फरार हो गया। अगले 3 महीनों में उसने 4 और बैंकों को लूटा, हर बार हजारों डॉलर की रकम लेकर। गिरफ्तारी और रहस्यपूर्ण नक्शा। लेकिन उसकी इस तेज रफ्तार क्रिमिनल लाइफ को रोकने के लिए पुलिस भी एक्टिव हो गई। उन्होंने उसे ओहायो के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया, जहां से हजारों डॉलर कैश, हथियार और कुछ नक्शे बरामद हुए। इन नक्शों में शहर से बाहर निकलने के फास्ट रूट्स थे, लेकिन एक नक्शा खास था, इंडियाना स्टेट प्रिजन का। जब पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की, डिलिंजर ने कुछ नहीं बताया। कुछ ही दिनों में ये साफ हो गया कि यह नक्शा एक जेल ब्रेक प्लान था, वो भी डिलिंजर के पुराने जेल के दोस्तों के लिए, जिन्होंने उसे बैंक रॉबरी सिखाई थी। डिलिंजर की गिरफ्तारी के सिर्फ 4 दिन बाद ही यह प्लान एक्शन में आ गया। उसके दोस्तों ने जेल में हमला कर दिया, जेलर को धमकाया और भाग निकले। अब अमेरिका में ये गैंग मशहूर हो गई और नाम पड़ा डिलिंजर गैंग। बॉस को जेल से निकालने का प्लान, गैंग तो बन चुकी थी, लेकिन उसका असली बॉस यानी जॉन डिलिंजर अभी भी एक और जेल में बंद था। तो गैंग का पहला मिशन था अपने बॉस को इज्जत से, धूमधाम से बाहर निकालना। 3 गैंग मेंबर्स, हैरी, पैट, चार्ल्स मार्टिन और रसेल क्लार्क, नकली पुलिस वाले बनकर लिमा काउंटी जेल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो डिलिंजर को ट्रांसफर करने के लिए आए हैं, लेकिन जेलर को शक हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने गुंडे जैसे दिखने वाले लोग असली पुलिस हो सकते हैं।